हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज में। आज मैं आप सभी के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूं। तो बिना आपका वक्त गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुजीत आज बहुत खुश था। फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के रणथंभौर अभयारण्य में हुई थी। सुजीत को बचपन से ही जंगलों से अलग तरह का एक लगाव था। किताबों में उनके बारे में पढ़ते हुए वो रोमांचित हो जाता था। जहाँ छुट्टियाँ में उसके दोस्त पहाड़ और समुद्र वगैरह देखने जाते थे, वहीं सुजीत अपने पापा के साथ देश के विविध अभयारण्यों की सैर पर निकल जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट होता चला गया। फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर तमाम अपने प्रिय जंगलों के करीब रहने का उसका लक्ष्य अब पूरा हो चुका था, जिसे अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उसने हासिल किया था। अगले हफ्ते ही उसे रणथंभौर पहुंचकर रिपोर्टिंग देनी थी। अपने पापा का आशीर्वाद लेकर वो नियति दिन वहां के लिए निकल गया। अभयारण्य में सुजीत को पेट्रोलिंग की प्रमुख जिम्मेदारी मिली, जिसका काम था जंगल में घूमकर यह देखना कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध काम जैसे शिकार या पेड़ पौधों की कटाई तो नहीं हो रही है। साथ में जंगल के किस हिस्से में किस तरह की समस्या है, ये सारी का काम सुजीत को सौंपा गया था। सुजीत मन लगाकर अपना काम कर रहा था। कभी कभी भी वो अपनी टीम के साथ गश्ती पर जाता था। एक दिन जब वो अपने ड्राइवर राजू के साथ गश्ती पर निकला था, तो उसने राजू को जंगल के पश्चिमी दिशा के अंतिम छोर की ओर चलने के लिए कहा। यह सुनकर राजू ने सुजीत को ऐसा देखा मानो उसे उसकी बात पर भरोसा ही ना हो रहा हो। सर, क्या आप सचमुच वहाँ जाना चाहते हैं? राजू ने पूछा था। सुजीत ने कहा, बिल्कुल, उस तरफ मैं आज तक नहीं गया, इसलिए आज मैं वहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं अकेले भी हूँ तो थोड़ा आराम से घूम सकूँगा। लगता है सर आपने वहाँ की कहानी नहीं सुनी है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जा सकता। यह कहता हुआ राजू गाड़ी से उतर गया। सुजीत ने उसे रोका और पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते और किस कहानी के बारे में तुम बात कर रहे हो? सर, दरअसल जंगल का वो हिस्सा बहुत ही खतरनाक है और वहाँ बहुत से विशाल पेड़ हैं जो कि दैत्य की तरह लगते हैं। जो कोई भी वहाँ जाता है उसे वे पेड़ मारकर उसका खून चूस लेते हैं। कई बड़े बड़े बहादुर लोग उस पेड़ों का रहस्य खोजने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन जीवित नहीं लौट सके। कुछ सिद्ध महात्मा ने भी अपनी शक्तियों से वहाँ पूजा पाठ करने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम हो गए और पागल खाने तक पहुँच गए। अंतिम घटना 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद से उधर कोई नहीं जाता। राजू ने सारी बात सुजीत को बताई। राजू की बात सुनकर सुजीत के मन में जंगल के उस हिस्से के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि उस वक्त उसे वहां जाने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन उसके दिमाग में बस उसी जंगल की कहानी घूम रही थी, जिसकी सच्चाई वो अपने आंखों से देखने के लिए बेचैन था। आखिर एक दिन उसे अवसर मिल ही गया। उस दिन राजू छुट्टी पर था। कुछ बहाना बनाकर सुजीत अकेले ही जंगल की तरफ चल गया। धीरे धीरे उसकी गाड़ी जंगल के उसी खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ी जा रही थी। अब सुजीत उस स्थान से बस कुछ ही दूरी पर था। उन दैत्य बड़े पेड़ की हल्की हल्की सी झलक उसे दिखाई देने लगी थी, जिसके बारे में राजू ने उसे बताया था। आखिरकार गाड़ी के आगे जाने का मार्ग भी बंद हो गया था, इसलिए सुजीत अब पैदल ही चल रहा था। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वे थोड़ा थोड़ा घबरा भी रहा था। जंगल का वो पूरा इलाका अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था। वहाँ जगह पर भी सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँच रही थी। सुजीत आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक जोर की आंधी चलने लगी। सुजीत चाहकर भी अपनी आंखें खोल ना सका। अचानक ही सुजीत को ऐसा लगने लगा कि मानो सारे पेड़ ने उसे घेर लिया हो। किसी तरह से उसने अपनी आंखें खोली तो स्वयं को पेड़ों से घिरा हुआ पाकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब आंधी भी थम चुकी थी। इससे पहले कि सुजीत कुछ समझ सकता, उसने देखा कि सामने वाले एक पेड़ की विशाल डालियाँ उसकी तरफ बढ़ी आ रही हो, जैसे उसका गला दबा देना चाहती हो। सुजीत ने चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, छोड़ दो इसे, यह हमारे कुल का है, हमारा मुक्तदाता है ये। डरता हुआ सुजीत ने देखा कि पेड़ की बढ़ती हुई डालियाँ एकाएक कर रुक गई। अभी वो कुछ और समझ पाता कि वे डालियाँ एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। सहसा उसके पास वाले दूसरे पेड़ ने तेजी से सुजीत के इर्द गिर्द अपनी लंबी जटाओं का घेरा बना दिया, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहा हो। सुजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। तभी ऐसा लगा जैसे किसी जटाओं वाले पेड़ की आवाज़ आई।
जब मैंने तुमसे कहा कि इसे छोड़ दो, तब तुम अपनी शैतानी शक्तियाँ क्यों दिखाए जा रहे हो? सुजीत की तरफ अपनी डालियाँ बढ़ने वाले पेड़ ने जवाब दिया, क्योंकि यह हमारा मुक्तिदाता है और मुझे इससे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। इंसानों का खून ही पीना अब मेरा लक्ष्य बन चुका है और मेरे को इससे आनंद भी आता है। इसी के साथ वो पेड़ डरावनी हंसी हंसने लगा, जिससे सारा जंगल थरथरा उठा। तभी जटाव वाले पेड़ से फिर से आवाज़ आई, पागल मत बनो, बहुत भटक लिया हमने इस प्रेत योनि में, अब हमें मुक्त हो जाना चाहिए। तभी उस पेड़ ने कहा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यह कहकर दूसरे पेड़ ने दोबारा से चीख लगा। यह सब देखकर सुजीत बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे अपनी मौत साक्षात दिखाई देने लगी थी। उसके गले पर आंसुओं की लकीर खींचने लगी थी। सहसा जटाव वाले पेड़ ने फिर से आवाज़ आई, घबराओ मत और अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अब हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। सुजीत ने हिम्मत जुटाकर कर कहा, लेकिन आप है कौन और मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? पेड़ ने जवाब में कहा कि इसके पीछे एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं और मेरे साथी इन जंगल में निवास करने वाले कबीले का हिस्सा थे। यह जंगल ही हमारा घर संसार था। यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे हमारे मित्र और संबंधी थे। बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। इस जंगल में अद्भुत गुण वाले पेड़ पाए जाते हैं। उन दिनों भारत में अंग्रेज़ों का राज था। जब उन्हें इन पेड़ों की जानकारी हुई तब वे ढूंढ ढूंढ कर उनकी कटाई करने लगे, जिसका प्रतिकूल असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा था। उन पेड़ों को बचाने के लिए हमने पहली बार जंगल से निकलकर बाहरी दुनिया का रुख किया था। गांव के मुखिया से लेकर राजा तक हम मदद के लिए गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की। हम स्वयं संख्या में बहुत कम थे, इसलिए अभी तक अंग्रेजी से अकेले लड़ने का हमारे पास साहस नहीं था। लेकिन जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमने अकेले ही लड़ने की ठान ली। एक दिन हमने पेड़ काटने वाले आए 3 अंग्रेज़ों को मार दिया। बाकी अंग्रेजी अधिकारियों को जैसे ही यह खबर मिली, वे लोग रात में अंधेरे में यहाँ आए और हमारे पूरे कबीले को देखते देखते ख़त्म कर दिया। हम में से कुछ लोग अभी अधमरे हालत में ही थे जब हमने देखा कि उनमें से एक अंग्रेजी अधिकारी हम सबका घायल शरीर को कुचलता हुआ सबकी उंगलियों से एक एक नाखून उठा रहा है। जिसकी सांसें चल रही थी वे दर्द से चीख रहे थे और वे अट्टहास कर रहे थे। उसने हमारी उंगलियों से भी नाखून उखाड़े और फिर दूसरी अधिकारियों से कहा कि वही जीत की निशानी के तौर पे इन नाखूनों का माला बनाएंगे। कुछ क्षणों के पश्चात हम सबकी सांसें थम गई। वे लोग बिना विधि विधान से हमारा अंतिम संस्कार किए, हमारी लाशों को जानवरों को खाने के लिए छोड़ कर चले गए, जिसकी वजह से हम में से कुछ लोगों की आत्मा मुक्त ना हो सकी। जैसे जैसे हमारा बचा कुचा शरीर मिट्टी में मिलता गया, वैसे वैसे वहाँ से पेड़ के रूप में हम उगते गए। हमें इंसानों से घृणा है, बहुत ज़्यादा घृणा। इसलिए जो इंसान यहाँ आता है हम उसका खून पी जाते हैं। 5 वर्ष पहले पहुँचे हुए एक महात्मा यहाँ आए और उनके उपदेश से हमारी बदले की आग कुछ कम हुई। उन्होंने बताया कि हमारे कुल में एक वंशज ने नया जन्म लिया है। जब वो यहाँ आएगा तब हमें उसे घृणित जीवन से मुक्त मिल जाएगी। और देख लो, तुम आ ही गए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही आपका भेजा हुआ वो वंशज हूँ? सुजीत ने हैरानी से पूछा। पेड़ ने कहा, तुम्हारे गाल पर हमारे कबीले के निशान को देखकर मैं तुम्हें पहचान गया। सुजीत को ख्याल आया कि बचपन से उसके गले पर एक अजीब सा निशान है जो कि परिवार में किसी के शरीर पर नहीं था। इस निशान की वजह से कभी कभी उसे सब चिढ़ाते भी थे कि उसके पिता ने उसे गोद लिया है। तब सुजीत इस निशान को मिटाने की कोशिश करता था, लेकिन यह मिट नहीं पाता था। पेड़ की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, हम में से अधिकांश लोग मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए अब तुम इन सब की दृष्टि की बातों को सुनो और हमारी मदद करो। क्या करना होगा मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगा, सुजीत ने दृष्टि नीचे करते हुए कहा। पेड़ ने बताया कि यह जंगल में अंग्रेज़ों की कोठी है। हमारे नाखून से बनी हुई मलाई वहाँ कहीं रखी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर यहाँ लाना होगा और फिर उसे जलाना होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। जैसे ही पेड़ ने यह रहस्य खोला,
तब खामोश खड़ा दूसरा पेड़ ने चीख मारी और उसे बोला, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। सुजीत कुछ कहता उससे पहले अचानक लगा जैसे उसे कोई जोर जोर से हिला रहा हो। उसकी आंखें खुली तो देखा कि सामने राजू खड़ा था और वह अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। सुजीत हैरानी से उठकर बैठ गया। तभी राजू बोला, सर आपको क्या हो गया था? अभी आपके कमरे से कितनी तेज़ आवाज़ें आई थी। सुजीत ने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं सो गया था, शायद कोई बिल्ली घुस आई होगी, उसी की आवाज़ होगी। फिर वह सोचने लगा कि जंगल से अचानक वो अपने कमरे में कैसे पहुंच गया। क्या वो कोई सपना देख रहा था? तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। पेड़ की जटाव से घिरे के निशान उसे अपने कपड़े पर उभरे हुए दिखे। वे समझ गया कि उस पेड़ ने अपनी शक्ति से उसे यहाँ पहुँचा दिया था। पेड़ की कही हुई बातों को याद करके वे अंग्रेज़ों की कोठी में जाने के बारे में सोचने लगा। उस कोठी में कभी कभार विशेष योजना के लिए भी खोला जाता था। अन्य दिनों में उसका वहां जाना मना था, इसलिए सुजीत अवसर ही प्रतीक्षा करने लगा। जल्द ही उसे यह अवसर भी मिल गया। राज्य के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ जलसे के लिए उस कोठी में आ रहे थे। कुछ अन्य लोग के साथ सुजीत भी वहां ड्यूटी पर लगा था। साफ सफाई करवाने के बहाने सुजीत कोठी में गया और नाखून वाली माला को खोजने लगा, लेकिन वह माला उसे कहीं नहीं मिल रही थी। सुजीत बहुत निराश था। जलसे का दिन आ गया था। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर वह उसकी अवघात में लग गया। साथ में एक बार फिर उसे उस माला की तलाश में लगना पड़ा। मुख्यमंत्री के साथ आई उन 6 साल की बेटी बहुत चंचल थी और पूरी कोठी में दौड़ भाग कर रही थी। सुजीत उसका ख्याल रखने के बहाने कोठी में घूम रहा था। वे उसके साथ खेल रहा था। तभी उस बच्ची का बाल दीवार में गड़े एक कील में उलझ गया। सुजीत उनके बालों को निकालने गया तो कील उखड़कर उसके हाथ में आ गई और उस कील से लिपटी हुई वह मालाएं भी सुजीत के हाथों में आ गई। उस माला को देखकर सुजीत एकाएक कांप गया। आखिर ये जिंदा इंसान के नाखून को उखाड़ कर बनाया गया माला था जो कि उसके हाथों में था। सुजीत ने सबकी नज़र बचाकर जल्दी से वो मालाएं अपने जेब में डाल ली। तभी एक झटके से कोठी के सारे दरवाजे खिड़कियां खुल गए और तेज़ी से बवंडर आ गया। कोठी की सारी बत्तियां गुल हो गई। सुजीत को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे मार देना चाहता हो। कभी उसका गला पर थप्पड़ लगता तो कभी उसका कोई गला दबाता, कभी उसके पेट में कोई घूंसे मारता। तरह तरह की पटकन उसके साथ हो रही थी। घबराते हुए वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की तो उसके पापा की एक बात उसे याद आई। उसने जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और उसे पढ़ने लगा। थप्पड़ और घूसों की गिनती बढ़ती गई लेकिन वह नहीं रुका। जैसे ही उसने 108 बार का जाप करता रहा, अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बवंडर खत्म होने के साथ ही कोठी की बत्तियां भी जल गई, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सुजीत ने हनुमान चालीसा और पापा के मन में मन प्रणाम किया। इस अचानक हुई घटना से सब लोग डर गए थे। मुख्यमंत्री तुरंत अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल गए। सुजीत और बाकी के लोग भी डरते डरते घबराते अपने अपने क्वार्टर में आ गए। सुजीत ब्रह्मा सुमित्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसने सुना था कि इस वक्त शैतानी ताकतें कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही ब्रह्मा सुमित्री की घड़ी पास आने लगी, सुजीत उठा। उसने नाखूनों की माला के साथ साथ माचिस को भी संभाल कर अपने पास रखकर पैदल जंगल की उस खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। सारे रास्ते वो बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। कुछ ही देरों में वह उन पेड़ों के बीच में पहुंच चुका था। जैसे उसने अपने जेब में नाखूनों की माला को निकालने के लिए हाथ डाला, पेड़ उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हनुमान चालीसा के साथ ब्रह्मा मोहित अपनी शक्तियों को कमज़ोर करने के कारण सुजीत को वो छू भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुजीत उस माला को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाया, उन पेड़ों में से पत्तियों के खून की बारिश करने लगी, जिससे सारी तिलियाँ बूझ गई। एकाएक कर सुजीत की सारी तिलियाँ बूझ गई। ब्रह्मा मुहित्र भी अब बीतने वाला था। दूसरे पेड़ ने अपनी जटाओं से सुजीत को सहलाते हुए कहा, कुछ करो बेटा, कुछ करो, इन मालाओं को जलाओ। सुजीत ने सोचा वापस जाकर दूसरी माचिस ले आए। वह जैसे ही उठा, धृष्ट पेड़ ने अपनी डालिया से उसे जकड़ लिया। सुजीत छटपटा रहा था। उसके हाथों से नाखून की माला भी छूट गई थी। तभी अचानक पीछे से माचिस की एक जलती हुई तीली उन माला पर जा पड़ी और वह माला धूं धूं करके जलने लगी। जैसे जैसे मालाएं जलती गई, पेड़ की डालियाँ की गिरफ्त
ढीली होती गई। उससे छूटकर सुजीत वहीं नीचे जा गिरा। उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े राजू पर गई। जैसे ही माला जलकर राख हो गई, वो खड़ा दैत्य पेड़ एकाएक कर गायब होने लगा। जिस पेड़ ने सुजीत से मुक्ति की प्रार्थना की थी, उसने गायब होने से पहले अपनी जटाओं से सुजीत को सहलाया, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। साथ में ही वहाँ का आसमान एकाएक कर साफ हो गया। सूर्य की किरणें जैसे जैसे धरती को स्पर्श किया, वहाँ मौजूद सारी दुर्गंध मिट गई। राजू भी अब तक सुजीत के पास पहुँच चुका था। सुजीत ने अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हुए उससे यहाँ आने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि साहब जी, मैं आपसे जुड़े हुए बहुत बुरे सपने देख रहा था, जिसके कारण मेरी नींद टूट गई। ऊपर से आपकी इधर तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको देख आऊँ। जैसे ही मैं आपके कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि आप चुपके से कहीं जा रहे हो और वो भी बिना गाड़ी लिए आप कदम बढ़ाए जा रहे हो। बिना गाड़ी के इस तरह आपके कदम बढ़ाते हुए देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपका पीछे चल आया। जब मैंने देखा कि आप उस मलाव को जला नहीं पा रहे हैं और उस पेड़ों ने आपको घेर लिया है, तब बस मैं मौका देखकर भगवान का नाम लिया और अपनी जेब में रखी हुई माचिस से माला जला दी। लेकिन साहब जी, किसी को बताइएगा मत, मैं सिगरेट पीने के लिए माचिस रखता हूँ, क्योंकि जंगल में माचिस लेकर घूमने की मनाही है। सुजीत ने उसे गला लगाते हुए कहा, नहीं बताऊँगा, लेकिन आज से तुम्हें अपनी बुरी आदत छोड़नी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, राजू ने कहा। भगवान को धन्यवाद करते हुए वे दोनों वहाँ से निकल गए। जब वे वापस पहुँचे तो पाया कि दूसरे अधिकारी वहाँ बेचैनी से हलचल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। सुजीत के पहुँचते ही उन्होंने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा कि हमें खबर मिली है कि तुम चोरी चुपके से कहीं जाते हो। सच सच बताओ, क्या बात है? तुम दुश्मन के एजेंट तो नहीं हो? सुजीत ने उन्हें उस जंगल की सारी बात बता दी। राजू ने भी वहाँ आकर सुजीत की बात में पुष्टि की। सब लोग यह जानकर बहुत ही खुश थे कि अब जंगल की खौफनाक दास्तां हमेशा के लिए मिट गई है। सुजीत और राजू की इन बहादुरों के लिए प्रशंसा करते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह तो अच्छी बात है कि तुम दोनों बहादुर हो, लेकिन आगे से ऐसा खतरनाक काम अकेले मत करना। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या जवाब देते हम। हमें सर हिलाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर जब सुजीत ने आईना देखा तो उसे अपने गले का वह जन्म निशान नहीं दिखा। उसकी नज़र अपने कमरे में लगी भगवान की तस्वीर पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो वह कह रहे हों, अब उसका निशान की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का आभार व्यक्त करते हुए सुजीत अपनी पूरी लगन के साथ जंगल की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए 15 या 20 मिनट की एक स्टोरी लेकर आने वाला हूँ, तो दोस्तों मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप लोगों का वादा पूरा करने की बात है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।